गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम प्रक्षेप गति में उड्डयन काल और क्षैतिज परास बताएंगे। प्रक्षेप गति आप लोग पीछे लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, है ना। जो नहीं पढ़ा होगा पहले दिन चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे यानी पीछे का लेक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा ये। तो प्रक्षेप गति में आप लोगों को प्रक्षेप का पथ परवलयाकार बता दिया हमने। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फार्मूला बताया था, है ना। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। आज का जो टॉपिक है वो प्रक्षेप गति में उड्डयन काल और प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं हर बोर्ड में के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो। इन सब में क्वेश्चन इनसे बनता ही रहता है ना। न्यूमेरिकल, ये बात ये है कि नीट JEE में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और यहाँ बोर्ड एग्जाम में उसका डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप गति में उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास। ये दो टॉपिक हैं, प्रक्षेप गति में उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास। तो पहले हम बताएंगे उड्डयन काल, ठीक है। अब आज कोई ये कहे कि इसमें आप प्रक्षेप गति पहले बताइए, तो प्रक्षेप गति का पहले हम बता चुके हैं, उसका वीडियो आप देख लीजिए, है ना, कि प्रक्षेप गति होती क्या है। तो उड्डयन काल, इसमें उड्डयन काल में आपको ये जानना है। देखिए यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने यू वेग से फेंका, तो ये जब वस्तु ये जब ऊपर जाएगी फिर जाके पृथ्वी में वापस गिरेगी, तो ये आपको बता दें कि उड्डयन काल वह समय होता है जितने समय तक वस्तु हवा में रहे, ऊपर जितने समय तक वस्तु क्या रहे, हवा में रहे, उतने टाइम को क्या कहेंगे, उड्डयन काल। सीधे सीधे आप ये समझ लो, दिख रहा है? अच्छा, लाइट की वजह से क्या? अब ठीक है ना? हाँ, देखिए हमने ये कहा कि जब वस्तु को यू वेग से फेंकेंगे, तो जब वस्तु को फेंकेंगे तो ऊपर कुछ समय तक ऊपर रहेगी, फिर ज़मीन पर न गिरेगी। तो जितने समय तक वस्तु हवा में रहेगी वह समय उड्डयन काल कहलाता है। या ये कह दीजिए कि किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में जितना टाइम लगेगा, जाने में और वापस जितना टाइम लगेगा वो टाइम क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वह पृथ्वी तल पर वापस आने में लगा कुल समय क्या कहलाता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि जितना जाने में ऊपर टाइम लगता है उतना वापस आने में भी लगता है। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम बराबर उड्डयन काल। और यदि आप किसी तरह से जाने का टाइम ला लो तो उतना टाइम होता है आने का, तो यानी जाने का यदि पता चल गया तो दुगुना कर दो तो उड्डयन काल हो जाए, ठीक है ना। यानी प्रक्षेप वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यही कि जितने समय तक वस्तु कहाँ रहे, हवा में रहे, वह समय आप उड्डयन काल कहलाएगा। और इसके लिए चित्र वही होगा जो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार में आपने कई बार बनाया है, आज फिर से बनाए दे रहे हैं। ये है थीटा है
तो ये यू एक्स इक्वल टू यू कास थीटा होगा और ये यू साइन थीटा होगा, यू बाई इक्वल टू ये इधर एक्स और ये बाई, ये u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप। ये इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। वैसे परिभाषा यहाँ पर आप लिख लीजिए, प्रक्षेप वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने व पृथ्वी तल पर वापस आने में लगा समय। प्रक्षेप वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने व पृथ्वी तल पर वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। अर्थात वस्तु जितने समय तक हवा में रहेगी ये मेन परिभाषा आपकी यही है। ऊपर प्रक्षेप वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने व पृथ्वी तल पर वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। अर्थात वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका फार्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। मान लिया किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। मान लिया किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ये देख लो। तब वेग u के दो घटक होंगे, यू एक्स बराबर यू कास थीटा, इसको बोल सकते हो ये क्षैतिज घटक है। कौन सा है? क्षैतिज घटक। और यू बाई बराबर यू साइन थीटा, इसको बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है। ए बाई बराबर माइनस जी। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करेगा तो ए बाई बराबर क्या होगा? माइनस जी होगा। अब हम क्या करेंगे ये बता दें। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? शून्य होगा। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य। यदि वेग शून्य नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अभी अधिकतम ऊंचाई पर नहीं पहुंची है और आगे जाएगी, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात अंतिम वेग यानी v और ऊर्ध्वाधर के कारण
वाई, यानी वी वाई बराबर 0। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, अर्थात वी वाई बराबर 0। हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे सुनिए, यदि हम गति का प्रथम समीकरण ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा दें, यदि गति का प्रथम समीकरण ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा दें तो लगा देने पर हमको क्या मिल जाएगा, वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे तो वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल जाएगा, और जब वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल जाएगा तो उतने समय वापस आने में भी लगेगा, तो दोनों समयों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा क्या, उड्डयन काल। क्या कहा हमने, ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वाई दिशा में गति का प्रथम समीकरण लगा दें, तो गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल जाएगा, और जब अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल जाएगा तो उतने वापस आने में भी लगेगा, तो जाने का समय प्लस आने का समय बराबर उड्डयन काल, दोनों को जोड़ देंगे, उड्डयन काल का सूत्र मिल जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के प्रथम समीकरण से वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए बाई टी, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वाई दिशा में। अब वी वाई का मान कितना है, 0, अंतिम एक 0 होता है, यहाँ हमने लिखा था कहीं। और यू वाई कितना दिया है, यू साइन थीटा प्लस ए वाई का मान वृत्ति त्वरण माइनस ये, तो 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी टी बराबर हो गया यू साइन थीटा, टी बराबर हो गया यू साइन थीटा अपान जी। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय है। यह है वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, और जितना जाने में समय लगा है उतना आने में। ठीक है ना। वस्तु को वापस आने में लगा समय टी डैश बराबर यू साइन थीटा अपान जी, ये जाने में लगा समय है। ये ऊपर जाने में लगा समय है, ये टी क्या है, ऊपर जाने में लगा समय है, और ये वस्तु को वापस आने में लगा समय, क्योंकि जाने में जितना समय लगता है उतना ही वापस आने में लगता है ना। तब उड्डयन काल टी बराबर टी प्लस टी डैश, तो ये यू साइन थीटा बटे जी, और ये भी यू साइन थीटा बटे जी दिख रहा है, तो 2u साइन थीटा अपान जी, ये हो गया उड्डयन काल का सूत्र। लॉक किए हैं तो भी ऐसे गड़बड़ हो रहा है, नहीं वो आप लोगों को ऐसा लगता है होगा। ठीक है ना। तो ये वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय दोनों बराबर होता है, और दोनों में से दोनों समय को हमने जोड़ दिया तो आने जाने का कुल समय जो होता है वो क्या बन गया, उड्डयन काल। ठीक है ना, ये उड्डयन काल का सूत्र हुआ।
यदि अब देखो यहाँ पर ये देखा जा रहा है जो t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी आया है, यानी जो t है निर्भर है किस पर, यदि वेग ज़्यादा रहेगा तब वस्तु अधिक समय तक हवा में रहेगी। यदि ज़्यादा वेग से वस्तु जाएगी तो हवा में बहुत ज़्यादा अधिक समय तक रहेगी, है ना। यानी जो उड्डयन काल है वो वेग के अनुप्रमानुपाती है, वेग बढ़ेगा तो उड्डयन काल भी बढ़ेगा। ये मत सोचो कि अधिक वेग से वस्तु को फेंकेंगे तो जल्दी ना जाएगी, अधिक वेग से फेंकेंगे वस्तु तो अधिक समय तक ऊपर रहेगी, है ना, अधिक दूर तक जाएगी, ठीक है ना। तो यानी यदि देखो इसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर देंगे तो उड्डयन काल भी 2 गुना हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाए, उड्डयन काल 1 सेकंड है, तो 2 दुगुने वेग से फेंकेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये उड्डयन काल, इस फार्मूला को याद रखेंगे। तो अब तक में आपने फार्मूला पढ़ा, इसके पीछे लेक्चर में आपने ये पढ़ा था h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब आज ये पढ़ लिए t बराबर 2u साइन थीटा अपान g, यानी ये कल पीछे लेक्चर में पढ़े हैं, ये आज ये हो गया। अभी हम एक क्षैतिज परास बताएंगे, और वो क्षैतिज परास अभी तुरंत वो ये आने वाला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ठीक है। ये और ये हो चुके हैं, अब ये अब पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्षैतिज परास लिखो, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास क्या होता है ये आप लोगों को बता दें। कोई वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है वो उड्डयन काल कहलाता है, पता है ना। और उस उड्डयन काल के ऊपर दौरान, उड्डयन काल के समय में, उड्डयन काल में वस्तु के द्वारा जितनी क्षैतिज दिशा में दूरी तय की जाएगी, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने यहाँ फेंका, है ना, घड़ी देख करके एक मान लो कि 9:25 में, है ना। अब मान लो वो वस्तु 9:26 में, उदाहरण की बात है, और पहले आ गई कि और बाद में आ गई, है ना। तो 9:25 में फेंका और 9:26 में ज़मीन पर आई, है ना। तो 1 मिनट बाद आई, है ना। तो 1 मिनट बाद जब वो आई तो ज़मीन में जहाँ गिरती है वहाँ से जहाँ से फेंका गया उस दिशा की दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने फेंका और वहाँ जाके गिरती है, तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, परास, है ना। अपने उड्डयन काल के दौरान वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहा जाता है। यानी प्रक्षेप के द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दिशा की दूरी को या क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। जैसे देखिए इसी चित्र में देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये वाली दूरी को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज परास। इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे, R से, इसी चित्र में समझ लो। और यहाँ ये तो पता है कि यहाँ पर अंतिम वेग जो होता है कितना होता है, ऊर्ध्वाधर वाला 0 होता है, ठीक है ना। तो यानी इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, प्रक्षेप के द्वारा अपने उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास बराबर, क्षैतिज परास यानी एक प्रकार की दूरी है, और दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, वेग गुणे या चाल गुणे समय। तो क्षैतिज दिशा की वेग लेंगे तो क्या लेंगे, ux, है ना। और उड्डयन काल यानी t, तो ux गुणे t, ux गुणे बराबर क्षैतिज परास। फिर कहेंगे ux का मान क्या लिख देंगे, अच्छा उड्डयन काल का मान क्या लिख देंगे, जो आया है, जो सूत्र पढ़ चुके हैं उड्डयन काल का, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखिए, प्रक्षेप के द्वारा अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप के द्वारा अपने उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में
तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। प्रक्षेप के द्वारा अपने उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। तो क्षैतिज परास R, क्षैतिज वेग यानी ux, उड्डयन काल यानी t। क्षैतिज परास R, क्षैतिज वेग यानी ux, उड्डयन काल यानी t। तो R बराबर u यानी u cos थीटा। उड्डयन काल का सूत्र आ चुका है 2u sin थीटा अपान g, आया है ना। R बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, क्षैतिज वेग यानी ux, और ux का मान कितना है u cos थीटा, और उड्डयन काल का मान कितना है 2u sin थीटा अपान g। इसका इंटू कर देते हैं तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपान g। तो R बराबर u स्क्वायर, और इसका एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, पढ़े होंगे है ना। यानी 2 sin x cos x बराबर sin 2x होता है ना। इस फार्मूला को आप लोग न पढ़े हो तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास प्ले लिस्ट में जाएंगे और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाला पहुंचेंगे तो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया हमने। R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। तो ये हो गए क्षैतिज परास का सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्षैतिज परास के लिए यदि हम मान लीजिए थीटा का मान 90 लेते हैं तो क्या होगा, 45 लेते हैं तो क्या होगा, वो देखे लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चित्र वही रहेगा, उसमें भी बने है, आएगा मान लो तो उसी को बना देना है। अब यहाँ देखिए, यदि यही थीटा बराबर 45 अंश तो R बराबर u स्क्वायर साइन 2 गुणे 45 बटे g। तो R बराबर u स्क्वायर साइन 90 बटे g। तो R बराबर u स्क्वायर बटे g। साइन 90 कितना हो गया, एक, ये इसको बोलेंगे R मैक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि R क्षैतिज परास का मान सबसे ज़्यादा कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो 45। जब हम थीटा का मान 45 लिए तो R का मान कितना आया u स्क्वायर बटे g। कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये होगा, क्योंकि साइन 90 ही एक ऐसा मान है जिसमें सबसे ज़्यादा मान होता है साइन में, ठीक है ना। साइन 90 का मान एक होता है जो साइन का सबसे ज़्यादा मान है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। और ये 90 कब आया, जब थीटा को हमने कितना लिया 45। तो जब प्रक्षेपण कोण 45 अंश लिया जाता है तो उस समय क्षैतिज परास का मान सबसे ज़्यादा होता है। परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर कितना होगा 45 अंश, ठीक है ना। अब यदि हम मान लीजिए, यदि हम थीटा की जगह कुछ और लिखते हैं, ये थीटा की जगह है, ध्यान देना, यहाँ लिखते हैं यदि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा लिखें,
ये थीटा बराबर हम क्या लिख दें, तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 और ये 90 माइनस थीटा बटे जी। तो ये u स्क्वायर साइन और ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अब बटे जी। थीटा की जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा लिखा। अब बताओ 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये u स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा। बताओ क्या पता चला, जो आया था यदि थीटा प्रक्षेपण कोण लिए थे तो जितना आया था उतना किस पर आ रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकला, प्रक्षेपण कोण चाहे थीटा हो और चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों में जो क्षैतिज परास का मान होता है क्या होता है, समान होता है। इससे ये पता चला कि थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा पर क्षैतिज परास का मान समान होता है। देखिए जो हमने वहाँ पर फार्मूला लाया था वो किस कोण पर लाया था, थीटा कोण था ना, और यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दिया आपकी बार, तो भी क्या आया अंत में, वही आया, वही ना आया, ठीक है ना। तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहोगे कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर स्पष्ट है कि, लास्ट में लिख दो, स्पष्ट है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर क्षैतिज परास का मान समान होता है। क्या हुआ, थीटा को मान लो हम 30 ले लेते हैं तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 60 होगा। इन दोनों में क्या कहलाएगा, समान। बात समझ में आई, थीटा चाहे 30 रहेगा तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, जैसे थीटा को 30 ले लोगे तो 90 माइनस थीटा करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब जितना क्षैतिज परास का मान 30 अंश पर होगा उतना, ठीक है ना। इससे ये कन्फर्म हुआ कि जितना 40 पर होगा उतना 50 पर, जितना 35 पर होगा उतना 55 पर। बात समझ में आई, नहीं आई हैं? 30 पर जितना होगा उतना 90 माइनस 30 पर होगा, यानी आप ये समझ लो कि इस दोनों का जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो जब 30 पर जितना होगा उतना 60 पर, जितना 40 पर होगा उतना, इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, जितना 35 पर होगा उतना, दोनों को जोड़ें क्या होगा, जितना 10 पर होगा उतना किस पर होगा, जितना 20 पर होगा उतना किस पर होगा। अब बात समझ में आई, जो हमने ये लिखा कि थीटा 30 है तो 90 में 60 होगा, तो इन दोनों समान 40 पर ये, ठीक है ना। यदि आपसे कह दिया जाए कि यदि 35 अंश पर क्षैतिज परास का मान इतना है, मान लो कह दिया जाए कि 35 अंश के कोण पर क्षैतिज परास का मान 100 मीटर है, सुन रहे हैं, 35 अंश के कोण पर क्षैतिज परास का मान 100 मीटर है, तो 55 पर कितना होगा, पैंतीस पर हमने 100 बोला तो 55 अंश पर कितना होगा, 100 होगा। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 आ ही जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान देना, ये ना आयकी नियम ना लगाना, नहीं बच्चे लगाएंगे क्योंकि 35 अंश पर जाता है 100, इसलिए 1 पर जाएगा तो 100/35, इसलिए 55 पर जाएगा तो
100/35 गुणे 55, ये नियम ना लगाना, ये नहीं काम करेगा वहाँ, है ना। ऐकिक नियम ना लगाना वहाँ पर, ये वाला सोचो, ठीक है ना। कि जो कोण जो थीटा पर क्षैतिज परास का मान होता है वही 90 - थीटा पर होता है। तो जितने का पूछा है उसमें उसको हटाने, वैसे मान लो 15 का जितना होगा उतना कितने का होगा, 75 का, उतने का होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब क्या अलग बात है, सब बता दी, इससे आसान अब क्या कहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि कोई ये कहे, यदि हम थीटा का मान कितना ले लें, 90 अंश ले लें, कितना ले लें, तो r बराबर क्या हो जाएगा, u² sin 2 × 90/g, तो u² गुणे साइन 180/g, तो ये 0 हो जाएगा। साइन 180 अंश जो होता है वो साइन 180 अंश बराबर क्या होता है, 0, तो r बराबर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु को मान लो ऐसे फेंकते हैं, ऐसे, तो कहाँ गिरेगी, वहीं पर गिरेगी, तो क्षैतिज दूरी कितनी होगी, 0 होगी। मान लो यदि हम मान लो 80 से फेंकेंगे तो दूसरी जगह जाएगी, हैं 85 से फेंकेंगे तो दूसरी जगह जाएगी, पर जब 90 से फेंकेंगे तो वहीं पर गिरेगी, तो क्षैतिज परास का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये तो यानी कुछ बातें क्लियर हो गई, क्या क्या कि क्षैतिज परास का मान सबसे अधिक कब होता है, 45 पर, सबसे अधिक कब होता है, 45 पर, ठीक है ना। आपने ये देखा, यही वजह है जब लॉन्ग जंप वाले क्या करते हैं, लॉन्ग जंप वाले यदि 45 अंश के कोण से, जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग जंप लेते हैं और हर बार आप एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो, एक ही स्पीड से, एक ही वेग से जा रहे हो, और एक बार आपने 30 अंश का कोण बनाया, कितना, 30 अंश का कोण बना के गया, एक बार आपने 45 अंश का, और एक बार आपने 60 अंश का, और एक ही वेग से, तो ये आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा कब आए गए हैं, 45 वाले में। ये किस समय की बात है, जब आपने 30 पर जंप किया। ये किस समय का है, जब 45 अंश। ये कब का है, 60 अंश, ठीक है ना। तो यानी जब आपने 60 पर गया, एक बार 45 पर गया, और एक बार 30 पर गया, तो सबसे ज़्यादा कब किस बार गए हो, 45 वाले में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जानते रहिएगा, ये वाला जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, r max, यानी r max यानी r 45 वाला आया, और r 30 और r 60 दोनों क्या होंगे, समझ में आया क्या, जितना 30 पर होगा उतने, और r max कब होगा, बात समझ रहे हैं ना, 45 अंश के कोण पर सबसे अधिक जाएंगे, ठीक है ना। कहेंगे कोई माप कर थोड़ी कूदता है, अरे माप कर नहीं, पर अंदाजे में ये बताए दे रहे हैं कि आप हर बार एक ही वेग से जाओ, वेग एक ही हो, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि कोई अलग वेग से जा रहा है, कोई अलग वेग से जा रहा है, तो पता चला कि कोई कोण हाँ वेग अलग अलग रहेगा तब की बात अलग है, ठीक है ना। यदि वेग समान है, वेग क्या है, समान है, तो कौन सबसे ज़्यादा जाएगा, 45 वाला, ठीक है ना। यदि वेग अलग अलग है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग कोण वाला भी 45 से आगे हो जाए, है ना। पर जब ये कब का केस है, जब वेग सबका समान हो, है ना, वेग सबका, और एक बार 30 से जाए, एक 50, एक 30 से जाए, एक 45 से जाए, एक 60 से जाए, तो सबसे ज़्यादा कौन जाएगा, 45 वाला, ठीक है ना। ये अब ये बता दें, यदि मान लीजिए कोई वस्तु है 45 अंश का कोण बनाती है और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से जंप करे, पृथ्वी से,
है ना। तो वहाँ पर जो अधिकतम क्षैतिज परास होता है वो 45 अंश से कुछ कम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से 45 अंश पर गया तो आर मैक्स हुआ, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए कोई यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऊंचाई ये पृथ्वी तल ये है, ये क्या है पृथ्वी तल, और ये कुछ ऊंचाई में जाके और फिर 45 अंश के कोण से जाएगा, तो उसमें जो 45 अंश से कुछ कम में अधिकतम क्षैतिज परास आ जाता है ना। यानी इसमें आर मैक्स कब आएगा, जब थीटा का मान 45 से क्या हो, इस केस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वैसे क्षैतिज परास का मान अधिकतम कब होता है, थीटा बराबर 45 पर। लेकिन यदि कुछ ऊंचाई से जाके ज्ञात किया जाए तो क्षैतिज परास का मान अधिकतम 45 से कुछ कम कोण पर, जैसे 44 कुछ मान लो, ठीक है ना। अब तो और ये देखिए, इसमें यू स्क्वायर है ना, यदि बेग को 2 गुना करें तो क्षैतिज परास क्या होगा, है स्क्वायर ना है, तो बेग को 2 गुना करें तो क्या आएगा, ये 4 गुना, 3 गुना करेंगे तो बेग को 9 हो जाएगा। स्क्वायर ना लगा है, जिसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर के हिसाब से बताओगे, ठीक है ना। तो यानी आप लोग ये हेडलाइंस में इतना जानते रहिएगा। आज हेडलाइंस मुख्य समाचार एक बार फिर से, ये आपने पढ़ा है h बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा अपान 2g, आपने पढ़ा है 2u साइन थीटा अपान g, आपने पढ़ा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ठीक है। यानी h प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, t प्रोपोर्शनल u और r प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। यहाँ ये जान लो, जिसमें स्क्वायर लगा है तो 2 गुना करने पर 4 गुना होगा, जिसमें स्क्वायर नहीं लगा है तो 2 गुना करेंगे तो 2 गुना ही होगा। यदि हम बेग को 2 गुना करेंगे तो क्षैतिज परास क्या होगा, 4 गुना, और उड्डयन काल 2 गुना, और ऊंचाई भी 4 गुना, ठीक है ना। याद रखना इनको। और ये भी आपने पढ़ा है, हमने ये बताया है कि आर मैक्स जो होता है, आर मैक्स जो है यू स्क्वायर अपान जी आया है, और एच मैक्स इक्वल टू जो होता है वो यू स्क्वायर अपान 2g आया है, ये भी ठीक है ना। ये आर मैक्स, यहाँ ये आर मैक्स जो हो रहा है वो एच मैक्स का दोगुना है, देख लो। आर मैक्स जो है वो एच मैक्स का क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई खिलाड़ी किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में 100 मीटर फेंक पाता है तो वही उसी बेग से ऊपर यदि फेंके तो 50 जाएगी। कितनी जाएगी, ठीक है ना। कोई खिलाड़ी क्षैतिज दिशा में किसी गेंद को 100 मीटर दूरी तक फेंक पाता है तो वही खिलाड़ी उसी बेग से उसी गेंद को ऊपर की ओर यदि फेंकेगा तो कितनी जाएगी, 50 जाएगी। ये कहता है आर मैक्स एच मैक्स का दुगुना, यानी एच मैक्स जो होता है आर मैक्स का क्या कहलाएगा, हाफ। ध्यान देना, हम बता दिए कि 100 मीटर तो उसका आंसर 50, अब आपसे पता कह दिया कि ऊपर 100 जाता है तो इधर कितना जाएगा, तो 200। ये नहीं कि 50 ही कर दो कि सर ने आधा किया था, हैं। ये यदि 100 है तो ऊपर 50, और ऊपर वाला यदि 50 है तो ये वाला 100, है ना। तो ध्यान ये देना है कि अधिकतम क्षैतिज परास ऊंचाई का दुगुना और अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास की आधी, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो नीट जेई तक में आएंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।